आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है, और ऐसा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर तैयार नहीं है तो जन आंदोलन कितने तैयार हैं, और आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग लड़ तो रही हैं, आपने किसानों को देख रही है, मजदूर अभी पूरे देश में 20 तारीख को बड़ी हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हड़ताल हो रही है। अभी 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे का फिर एक बड़ा निर्णय सामने आने वाला है, पूरा किसान आंदोलन की व्यापक एकजुटता बन रही है। उसके ऊपर आप क्या कहेंगे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी? जी सर, जी सर। देखिए, इसके पूरी प्रक्रिया पर अगर हम रोशनी डालें तो सामने स्पष्ट सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। लोकतंत्र में चुनाव, निर्वाचन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण उसकी इकाई होती है, कड़ी होती है। शुरुआती दौर में जब हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ, हम स्वाधीनता के बाद की बात करते हैं, 48 के बाद की बात करते हैं, तो आम आदमी की उसमें सहभागिता थी और आम आदमी निर्णायक था। अपने वोट के माध्यम से अपना देता था, सरकारें चुनता था, अपने प्रतिनिधियों को चुनता था। फिर उसके बाद उस पर प्रभाव डालने के लिए हुआ कि साहब बाहुबलियों का इस्तेमाल किया जाने लगा, बाहुबलियों का इस्तेमाल हुआ। फिर बाहुबलियों को लगा कि जब हमारे इस्तेमाल से हम सरकार चुनवा रहे हैं तो हम क्यों किसी को चुनवाएं, हम खुद ही क्यों न चुने जाएं। तो वो प्रक्रिया शुरू हुई, बाहुबली आ गए। फिर उसके बाद वाले प्रोसेस पे आप देखेंगे कि पूंजी का उसमें प्रवेश हुआ, पूंजीपतियों का प्रवेश हुआ, पैसा आया, धनबल आया और धनबल का इस्तेमाल हुआ, उसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसके बाद पूंजीपतियों ने सोचा, धन वालों ने सोचा कि जब हम इसके प्रमुख कारक हैं तो हम खुद ही क्यों न चुन करके आए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पूंजीपति लोग स्वतः आकर के राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जैसे भी हुआ उनकी प्रत्यक्ष सहभागिता शुरू हो गई। अब उसके अगले कड़ी में हम लोग आ गए हैं कारपोरेट लोगों को। आज की तारीख में कारपोरेट उस पर प्रभाव डाल रहा है। तो अगला जो चरण होगा, जो आप कह रहे थे कि कारपोरेट की ये सहभागिता कैसे कम की जाए, तो उसकी सहभागिता तो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है कि अब कारपोरेट, अब तक माने कारपोरेट अपने प्रभाव के लोगों से, अपने प्रभाव से अपना लोगों को चुनवाता है। तो अब उसको ये है कि जब हमारे ही प्रभाव से ये लोग चुने जा रहे हैं तो हम खुद क्यों न करें। और वो स्थिति आपको कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ रही है। अमेरिका इस समय ट्रंप महोदय जो बिल्कुल ये तूफान मचाए हुए हैं वहां पर, तो उनके ऊपर भी हम साफ देखते हैं कि एक कारपोरेट विशेष का या कारपोरेट विशेष का हाथ उसके ऊपर है, उसके ऊपर छाया है। और वही चीज भारत में भी है। एडीआर ने जिस तल्लीनता के साथ, जिस साफगोई के साथ चीजों को निकाल करके उसको कहते हैं कि उघाड़ दिया है पूरी चीजें, कि कारपोरेट किस तरीके से हमारे पूरे चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है। अगला चरण ये होगा कि ये लोग जो ये बीच वाले ये बीचवा लोग गायब हो जाएंगे और सीधे सीधे कारपोरेट, क्योंकि अब कारपोरेट देख रहा है कि हमने जिसको चुनवाया वो लोग तो काम हमारे लिए करना तो चाहते हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं से जन दबाव ऐसा बनकर के आ जा रहा है कि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अब अगले चरण में क्या होगा कि कारपोरेट स्वयं इस पर कब्जा कर लेगा। जो उसको कानून बनाना होगा, जैसे लागू करवाना होगा वैसे लागू करवाएगा। अब ये रहा कि एक तरफा मीडिया है, एक तरफा न्यायपालिका है, एक तरफा कार्यपालिका है, तो भैया ये सब के सब तो चाकरी कर रहे हैं कारपोरेट की। मीडिया किसकी है? मीडिया आज की तारीख में 80%, 85%, या हम तो कहेंगे कि जो ये जिसको मुख्य मीडिया कहते हैं वो 100% उनके कब्जे में आ गई है। यह जो एक वैकल्पिक मीडिया है यही थोड़ा सा माहौल बनाए हुए है, स्थान बनाए हुए है, स्पेस बनाए हुए है कि जनता की आवाज या हम सारे लोगों की आवाज कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत उभर करके सामने आ रही है। लेकिन इस पर भी संकट है, इस पर भी कारपोरेट, एलन मस्क जैसा आदमी ये तो स्टार स्पेस से ही अपना इसको कंट्रोल कर रहा है। तो आज की तारीख में ये पूरे के पूरे मीडिया पर, हम लोगों पर भी ये उसकी कृपा है कि हम लोग अभी इतनी बातें कर ले रहे हैं। जिस दिन वो चाहेगा हमारी आवाज को दबा देगा, ऊपर से ही दबा देगा। तो आने वाले दिनों में जो है ये पूरा का पूरा कारपोरेट के हाथ में जाने वाला है। वो जो सिस्टम बनता था, पहले साम्राज्यवाद आया, उसके बाद नव साम्राज्यवाद आया, और पहले क्या हुआ, तो अब ये कारपोरेटवाद आएगा। कारपोरेट ही आपस में ये गला काट प्रतियोगिता करेंगी। जो चीजें ये
दुनिया के पैमाने पर आज दिखाई पड़ रही है। जी चीन भी जो गुर्रा रहा है अमेरिका के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं से कारपोरेट के आपसी द्वंद्व का मामला है। वो कोई जनतंत्र का मामला नहीं है। तो अब कारपोरेट ही कारपोरेट से लड़ेगा और हम सारे लोग ये भक्ति भाव से उसको देखते रहेंगे और कारपोरेट का ये नियंत्रण और उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी कारपोरेट ही करेगा। कारपोरेट पूरा का पूरा कब्जा करने जा रहा है। ये सबसे संकट की चीज है। अब इसको जनतंत्र कहेंगे या क्या कहेंगे, अब इसको नए तरीके से व्याख्यायित करने का मामला बनेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मैं विश्वास रुड़गी जी के पास आता हूँ। मेरे उनसे सीधा सवाल ये है कि कॉरपोरेट टेक ओवर पार्टी का हो गया, ये तो फंडिंग से दिखलाई पड़ गया। जो पॉलिसीज देश के अंदर दिखलाई पड़ रही है उससे पता चलता है कि पॉलिटिक्स का कॉरपोरेट टेक ओवर हो गया। तो बस एक चीज आना बाकी है कि अभी जो अडानी अंबानी हैं वो पीछे से काम कर रहे हैं। तो क्या आपको एलन मस्क टाइप जैसे कि वो दिखलाई पड़ते हैं ट्रम्प के साथ में, वैसे ही क्या अडानी अंबानी खुल करके पॉलिटिक्स में मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर बाल बच्चों के साथ में भारतीय राजनीति में भी दिखलाई पड़ेंगे क्या, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर तिवारी? आपको क्या लगता है? बहुत लंबा अनुभव है आपका। जी अनम्यूट कर लीजिए सर। जी बोलिए बोलिए, ठीक है बोलिए। नहीं, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं। जी देखिए 90% कंट्रीब्यूशन जो है कारपोरेट का वो बीजेपी के पास जा रहा है। इसका एक सबूत दिया एडीआर ने। अभी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से वो ले रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये पैसा जो कंपनियां बीजेपी को दे रही है या कांग्रेस को दे रही है और किसी को दे रही है, ये कारपोरेट के पास से आ रहा है। और ये कारपोरेट के पास से पैसा कौन सा आ रहा है? ये टैक्स पेमेंट से आ रहा है या नॉन टैक्स पेमेंट से आ रहा है? इकोनॉमी में आज हमारा जो बजट बन रहा है वो 50 लाख करोड़ का मान लो। इसके अलावा 3 गुना ज्यादा अगर ब्लैक इकोनॉमी ऑपरेट हो रही है तो उस ब्लैक इकोनॉमी से आज के चुनिंदा नेताओं को खरीद लिया जा रहा है कारपोरेट की तरफ से। उनके पास भी ब्लैक इकोनॉमी है और पॉलिटिशियन पार्टी के पास भी ब्लैक इकोनॉमी है। सवाल है ब्लैक इकोनॉमी का। और इसको मद्देनजर रखते हुए जो कारपोरेटाइजेशन पूरे सिस्टम का हो रहा है वो अभी तिवारी साहब बता रहे थे। मुद्दा ये है कि अदानी और मोदानी ये जो बात हम कर रहे थे उसी प्रकार ट्रंप और एलन मस्क की बात है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि एलन मस्क ऑलरेडी जियो का बहुत बड़ा हिस्सा ले चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा हिस्सा मैं बता दूंगा कि रिलायंस का जो एक कारपोरेट कंपनी है जिसके अंदर उनका रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज काम करती है, उसमें मुकेश अंबानी का स्टेक होल्डर नंबर 4 पर है। आप उनकी वेबसाइट निकाल के देखिए। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सऊदी अरामको का स्टेक 3 लोगों में बटा हुआ है और चौथा है मुकेश अंबानी। ये बात ध्यान से सुनिए। मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा कारपोरेट अगर अदानी और दूसरा नंबर अंबानी है तो ये दोनों दुनिया के चाहे आज के तारीख में पहले 5 में हो, लेकिन एलन मस्क आने के बाद ये कहाँ रहेंगे? ये सवाल मैं आपके सामने कर रहा हूं क्योंकि पहले ऑयल ये गोल्ड के आगे गया। अब मार्केट में पूरा मार्केट 10 होने के बाद जितना भी डाटा है उसके ऊपर कंट्रोल हुआ, विच इज नाउ द गोल्ड ऑफ वर्ल्ड। डाटा इज बेटर देन ऑयल। इसमें इन्वेस्ट करो, वो सारा कंट्रोल अगर इंडिया में जियो करता था तो दुनिया भर में एलन मस्क कर रहा है। और हमारे सारे जो सैटेलाइट जो टीवी से अब वहां पे स्टारलिंक आता है और स्टारलिंक दुनिया भर के इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला और सर्वेलेंस करने वाला, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सर्वेलेंस करने वाला एक बड़ा उद्योजक भारत देश पे सर्वेलेंस करेगा तो आप मोदी की हालत क्या होगी, अदानी की हालत क्या होगी, क्या आप सोच सकते हैं? तो इसलिए देश का कारपोरेटाइजेशन मतलब पूरा देश एक फैसिस्ट रूल में जा रहा है। कुछ हद तक ये भी आपको दिखाई देगा अंतिमतः एक अमेरिकन इंपीरियलिज्म भारत देश को एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाएगा।
इस दिशा में आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ के अंबानी, यहाँ के अदानी, एलन मस्क खा चुका होगा, ये हमारे देश के इकोनॉमी को और दुनिया भर के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा खतरा है। मंदी का तो दौर आ गया, लेकिन शासन व्यवस्था में, पूंजीवादी शासन व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव का एक दौर आ जाएगा। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था का जो नियम अमेरिका ने बताए, WTO बनाया, IMF बनाया, वर्ल्ड बैंक बनाया, लेकिन उसके रूल अगर ट्रम्प भी फॉलो नहीं कर रहा है और उसके नए रूल बन रहे, तो वहां पे कहाँ का रहेगा अदानी, कहाँ का रहेगा आपका अंबानी। मस्क और ट्रम्प एक नया रूल बुक बना रहे हैं जिसमें शायद चाइना उसको काउंटर कर सकता है। हम कहां से काउंटर करें? बात हमारे इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकलती है और बात फैसिज्म कितने दौर से आगे बढ़ रहा है इसके ऊपर जाती है। सवाल यह है, पूंजीवादी व्यवस्था का संकट अपने आप में फैसिज्म की तरफ जा रहा है और हमारे जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, हमारे जो संविधान में नागरिकों का अधिकार है, इन सारे नागरिकों को अधिकार को खा जा रहे हैं पहले हमारे कारपोरेट्स। लेकिन ये कारपोरेट्स और आज के पॉलिटिशियन, आज दुनिया भर के जो बड़े कारपोरेट्स हैं, इनके नंबर 2 नंबर 3 नहीं, बहुत बड़े चमचे बन चुके हैं। दे हैव सरेंडर्ड देमसेल्व्स, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी और अदानी। आज अदानी का इस्तेमाल श्रीलंका में हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है चाइना की तरफ से। अंबानी का इस्तेमाल सब जगह हो रहा है। इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हमारी जमीन, हमारी हवा, हमारा पानी, नेचुरल रिसोर्सेज, कैसे हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के तहत बचा रखे, इसके ऊपर हमको गौर करना पड़ेगा। ये आज पूंजी व्यवस्था का दौर है। इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का अंतिम रूप क्या होगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए वो एक इलिसिट मनी इज ग्रैपिंग द होल इकोनॉमी। इकोनॉमी इज लिमिटेड टू द 52 लाख करोड़ का बजट का बॉटम लाइन है और हमारी जीडीपी ये $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। इसलिए हम कभी भी एक बौना, एक छोटा इकोनॉमी बन सकते हैं। हालांकि हम एक बहुत बड़ा देश है। ये हालात मोदी के 11 साल के गवर्नेंस से बना है। इसलिए हमको बड़ी सोच रख के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, इस न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर से कैसे लड़ना है, इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हाथ में लेना पड़ेगा। ये मैं आपसे सहमत हूँ। ये बहुत शुक्रिया आपका कॉमरेड विश्वास उड़गे जी। अब मैं डॉक्टर रवि यादव जी के पास आता हूँ। मैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट टेक ओवर हो रहा है और जो पीपल्स रेजिस्टेंस है वो अभी नाकाफी दिखलाई पड़ रहा है, ये बात एकदम साफ तौर पर दिखलाई पड़ती है। तो और क्या तरीके आपको ऐसे लगते हैं जिन तरीकों से कहीं ना कहीं पर ये जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो है इसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि वो मतलब मार्केट वो तो टेक ओवर किया ही हुआ है, जो भी अब एक किस्म से मोनोपोलीज बन रहे हैं। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं पूरी दुनिया के स्तर पर भी अभी मोनोपोली बन रहे हैं। आए थे कंपटीशन के नाम पर, फ्री मार्केट के नाम पर, लेकिन अब मोनोपोली वो साबित होते चले जा रहे हैं। तो नई परिस्थिति के से निपटने के लिए क्या आपको लगता है तौर तरीके, डॉक्टर रवि यादव जी? मुझे लगता है कि 2 मिनट बोलेंगे तो हमारे सभी वक्ता बोल पाएंगे। जी। दुनिया की जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था से ही, आर्थिक नीतियों से ही प्रभावित होती है। बीच में जो हम देखते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन आया है तो उस समय भी ऐसी स्थितियां थी जब समाजवादी नीतियां एक तरह से लोगों को लगने लगा कि ये रोजगार देने में और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आया, फिर से पूंजी का चलन बढ़ा और कुछ समय तक उसका फायदा भी दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अब जो स्थितियां जहां पहुंच गई हैं, फिर से बेरोजगारी और भुखमरी जो ये समाधान निकालेगी। आप सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। और ये इतनी कमजोर सरकार है, खासतौर से मोदी, इतना कमजोर व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं कभी, मैंने सुना नहीं भारत के इतिहास में। आजादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो चंद्रशेखर सबसे कम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री थे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो जिसके लिए आप देख रहे हैं कुछ कहना ही नहीं है किसी भी हालत में। अभी टैरिफ लगाए जा रहे हैं, अब बहुत छोटे छोटे और कमजोर देश उसका विरोध कर रहे हैं, आपकी एक आवाज सुनाई नहीं देती है। तमाम देश हैं जिन्होंने उसके लिए कुछ रेसिप्रोकल्स लगाए हैं, आपका तो आप चुप बैठे हुए हैं। तमाम देश हैं जिन्होंने कुछ फंड किया है कि हमारे जो निर्यातक हैं
या आयातक हैं, जहां जिस तरह का टैरिफ लगाया गया है, तो निर्यातकों को बचाने के लिए, इकोनॉमी को सेव करने के लिए लोगों ने फंड की व्यवस्था की है। हम चुप बैठे हुए हैं। हम बकबक कर सकते हैं मुसलमानों के ऊपर, हम पाकिस्तान के ऊपर बकबक कर सकते हैं जितनी भी संभव है, और ये जो सारी चीजें हैं जो लोगों को दिखाई दे रही हैं, इसी से समाधान निकलेगा, मुझे लगता है। जी जी, मैं सीधा लखेरा जी के पास आता हूँ। लखेरा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम तो बहुत विकट है, समाधान के को लेकर के एक आंदोलन की बात आई है और सभी जगह पर जन आंदोलन की बात होती है, लेकिन डर इतना ज्यादा बना हुआ है और स्टेट का रिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसमें लोगों ने इमरजेंसी का भी विरोध कर लिया था, आपको मालूम है, और फिर लोकतंत्र की एक बार बहाली हुई थी। लेकिन पहले की तुलना में आज लोकतंत्र की ज्यादा एक तरीके से उसका गला घुटा हुआ है। तो ऐसे समय में आपको क्या कोई संभावना दिखलाई पड़ती है कुछ अल्टरनेटिव्स की? जी देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि और आपके दर्शकों को कि देखिए, समाज का हर तबका, जिसमें किसान है, मजदूर है, युवा है, और देश का बहुत बड़ा जो मध्य मिडिल क्लास है, जो इस देश की तस्वीर को बदलता था। और जब भी देश में बड़े बदलाव हुए हैं, तो जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग खुल करके सामने आया, उन्होंने एक से एक सत्ता पलट दी। तो मुझे लग रहा है कि जो मिडिल क्लास है हमारा, जो मिडिल क्लास धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हाउसिंग सोसाइटीज के भीतर जो जिस तरह से एक अभिजात्य वर्ग पैदा हो गया है, और यही लोग थे जो हाउसिंग सोसाइटी में आज भक्तगणों की जो फौज खड़ी हो रखी है, इनके माँ बाप ने, इनके दादा ने, इनके पूर्वजों ने इस देश के लिए खून पसीना बहाया। लेकिन सवाल यह है, बड़ी चिंता की बात है कि ये जो अभिजात्य वर्ग, नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ है, इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैसिव लेवल पर देखो, जनता को जो अज्ञान के अंधकार में जो लोग घूम रहे हैं या डूबे हुए हैं या भटके हुए हैं, उन लोगों को रास्ते पर लाने के लिए कोई और उपाय नहीं है कि हम पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक पद यात्रा के जरिए, पर्चे के जरिए, पम्पलेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, अल्टरनेटिव मीडिया के जरिए, और तमाम तरह के जो बौद्धिक लोग हैं, चाहे वो राइटर हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे वो थिएटर पर्सनैलिटीज हो, ये जब तक समाज को जो इम्पैक्ट करने वाले जो तबके हैं, वो सब तक नहीं आएंगे। देखिए, अल्टीमेटली तो जनता ही सरकार को बदलती है और जनता ही सरकार को बिगाड़ती है। आज अगर मोदी और उनकी जो डिक्टेटरशिप चल रही है भारतवर्ष में, तो उसका क्या कारण है कि इस देश की आवाम ने उनको वोट दिया। अब लोग कह रहे हैं कि भाई जो वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आएगा तो मोदी। जी, चुनाव तो रिग हुआ है, ये तो बात एक साबित हो गई है कि अपहरण हुआ है लोकतंत्र का और पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस का। आएगा तो मोदी ही जो हो रहा है। लोग जो है जी, अभी समय समाप्त हो गया है। हम आपको बहुत धन्यवाद